हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज जो आपके साथ मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रॉम यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर बीकॉम, बीबीए, एमबीए एंड एमकॉम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस टॉपिक को समझते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। What is capital structure? Capital structure basically क्या है? Proportion of various sources of funds in the total capital of a firm। देखिए जहाँ आप एक डायग्राम भी देख रहे हैं तो जिसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के जो फंड्स अवेलेबल हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के फंड्स कौन से हैं, मैं कहाँ कहाँ से फंड्स को रेज कर सकती हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बोरोड लोन्स। अब इनका कितना कितना प्रपोर्शन है फर्म की टोटल कैपिटल में। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझें, फर्म की टोटल कैपिटल इज़ 10 लाख। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है और फर्म ने 10 लाख जो है उसमें 50% जो है डिबेंचर्स लिए हैं मीन्स 5 लाख और 50% जो है इक्विटी लिया है मीन्स 50-50%। तो दिस इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी मीन्स 50% डिबेंचर्स एंड 50% इक्विटी। क्लियर? तो सिंपल वर्ड्स में यही है कि कहाँ से आप कितना मनी रेज कर रहे हैं। तो ओन्ड कैपिटल भी इंक्लूड है इसके अंदर और बोरोड कैपिटल भी इंक्लूड है। ओन्ड कैपिटल में इक्विटी आ जाता है हमारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड बोरोड कैपिटल में आएंगे हमारे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का कितना प्रपोर्शन है फर्म की टोटल कैपिटल में, दैट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो गया होगा। लॉन्ग टर्म सोर्सेज का कितना प्रपोर्शन है इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, दैट इज़ द कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब अब आपको इस तरह से अपना डिज़ाइन करना है कैपिटल स्ट्रक्चर, इस तरह से प्रपोर्शन सेट करना है कि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है ना वो मैक्सिमाइज हो जाए। प्रीवियस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो फर्म की मिनिमम हो जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाए और फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कौन से प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं सो दैट यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कब अचीव होगा? जब शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी और जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमाइज की जाएगी। तो इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो फर्म जो है फॉलो कर सकती है, नहीं फर्म को फॉलो करने चाहिए वाइल डिज़ाइनिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वन बाय वन हम उन प्रिंसिपल्स को अब डिस्कस करेंगे। देयर आर 5 प्रिंसिपल्स: कॉस्ट प्रिंसिपल, रिस्क प्रिंसिपल, कंट्रोल प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल एंड टाइमिंग प्रिंसिपल। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट से ही आपको समझना है। यहाँ पर कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आप सोर्सेज, जहाँ से भी आप पैसा ले रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि कॉस्ट जो आ रही है ना आपकी वो कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब मैक्सिमम जो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है, उस शेयर होल्डर्स क्योंकि कंपनी में जो है शेयर्स परचेज करते हैं तो अर्निंग पर शेयर जो है उनकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है एज पर दिस प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है। तो जिसके लिए आपको जो भी आप सोर्स डिसाइड कर रहे हैं फंड्स के लिए, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है, तो उनकी कॉस्ट देखिए, आपको कॉस्ट कंसिडर करनी है। फॉर एग्जांपल डिबेंचर जो है वो चीपर होता है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स के ऊपर हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना वो एक टैक्स डिडक्टेबल आइटम होती है। ठीक है, तो इसको चीपर सोर्स ऑफ फंड बोलते हैं जिसका आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये जो कॉस्ट प्रिंसिपल है ना
वो सजेस्ट करता है, प्रमोट करता है डिबेंचर्स को, कि आपको डिबेंचर्स रखने चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। और ये जो है वो प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ इक्विटी, क्योंकि इक्विटी जो होती है ये रिस्की होती है और ये कॉस्टली होती है, इसलिए वो जो है इक्विटी को प्रोहिबिट करता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कम होनी चाहिए और डिबेंचर्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि डिबेंचर्स जो हैं दे आर चीपर सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट जो है हमारा रिस्क प्रिंसिपल। रिस्क प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या है, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर इस अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है कि फर्म का बैंकरप्सी, दिवालिया निकलने का जो रिस्क होता है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेना कि पता चले कमिंग टाइम पीरियड में आपका लिक्विडेशन की सिचुएशन आ गई है कि आपको बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है और आपका दिवालिया निकल गया है। तो जिसकी वजह से ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि आपको डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को कम यूज़ करना चाहिए। प्रोहिबिट मतलब रोकता है उनको यूज़ करने से। क्यों रोक रहा है? क्योंकि डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो हमारे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हैं। मतलब जितना ज़्यादा डिबेंचर होगा, देखिए डिबेंचर जितने ज़्यादा होंगे उसके साथ इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट्स हैं या नहीं हैं। तो एक तरह का बर्डन आ रहा है आपके ऊपर। तो इसलिए रिस्क प्रिंसिपल कहता है डिबेंचर्स जो हैं वो रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ इंटरेस्ट, फिक्स्ड इनकम मतलब फिक्स वो एक बर्डन अटैच हो गया है। सिमिलरली फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, तो रिस्क प्रिंसिपल जो है वो प्रमोट करता है इक्विटी को, क्योंकि उसमें कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है। प्रॉफिट्स हैं तो डिविडेंड दे दीजिए, प्रॉफिट्स नहीं है तो कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर। तो देखिए कॉस्ट प्रिंसिपल कह रहा था डिबेंचर्स को यूज़ कीजिए, रिस्क प्रिंसिपल कह रहा है इक्विटी को यूज़ कीजिए। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि प्रिंसिपल्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट ना करें ये प्रिंसिपल्स भी, तो ये भी हम देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है प्रिंसिपल कंट्रोल प्रिंसिपल। कंट्रोल प्रिंसिपल मतलब क्या मैनेजमेंट रेडी है बिजनेस के कंट्रोल को शेयर करने के लिए विद द शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट को डिसाइड करना है क्या उन्हें कंट्रोल शेयर करना है या नहीं करना। अगर वो कहते हैं नहीं हमें नहीं शेयर करना, नो, तो उन्हें डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने चाहिए, क्योंकि दे डोंट हैव वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, दे आर नॉट द ओनर काइंड ऑफ। और अगर वो कहते हैं कि येस वी आर रेडी टू शेयर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, देन दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, बट ज़्यादा डिबेंचर्स भी नहीं रखने हैं और ज़्यादा इक्विटी भी नहीं रखनी है। क्यों? वाई का आंसर अभी देखो, पहले जो दो प्रिंसिपल से ज़्यादा डिबेंचर्स रखेंगे तो लिक्विडेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा और ज़्यादा इक्विटी रखेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो बैलेंस करके आपको रखना पड़ेगा दोनों को, मैनेजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन कीजिए कि फंड्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है रिजिड कैपिटल स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है। क्लियर? उसके बाद जिसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो डिबेंचर्स हैं और जो लोन्स हैं ना उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो बिजनेस की को ना फ्रीडम से रोक देते हैं। मतलब उनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज़ की जो फ्रीडम होती है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से। आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 2 साल तक आप ये इक्विटी जो है इशू नहीं कर सकते हैं या 2 साल तक आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जब कंडीशंस लग जाती है ना तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आप इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं और आपकी फ्रीडम जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह का हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है कंपनी को कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, रिस्ट्रिक्शंस ना हो, टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा ना हो। ठीक है, ताकि आप जब भी एडजस्टमेंट करना चाहें वो एडजस्टमेंट आप कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रिंसिपल है टाइमिंग प्रिंसिपल। टाइमिंग मतलब जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको पीरियड भी कंसिडर करना है, किस पीरियड में आप रेस करना चाह रहे हैं, बूम पीरियड है या डिप्रेशन पीरियड है। क्योंकि देखिए बूम पीरियड है तो हर इन्वेस्टर जो है वो रेडी हो जाएगा टू टेक द रिस्क इन द बूम पीरियड, तो ईजिली आप वहाँ से इक्विटी रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड है तो वहाँ पर आपको, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वहाँ पर रिस्क अवर्स नेचर के हो जाते हैं। रिस्क अवर्स क्या होता है, जहाँ पर इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। तो हमें जो है डिप्रेशन पीरियड में जो है डिपेंड होना पड़ेगा ऑन डिबेंचर्स। ठीक है,
तो आई होप आपको ये 5 प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे। कॉस्ट प्रिंसिपल, रिस्क प्रिंसिपल, कंट्रोल प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल एंड टाइमिंग प्रिंसिपल। बहुत डिफ़िकल्ट है फर्म के लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम हो जाए और अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम हो जाए। तो फर्म को ये 5 प्रिंसिपल्स जो है माइंड में रखने हैं कंपनीज़ को वाइल डिज़ाइनिंग देयर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। गुड डे।